ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे वो उन टॉपिक्स में हम लोगों ने जिन पॉइंट्स पे ध्यान दिया था वो ये थे कि क्या नेचर था ऑफ रूलर्स और लेटर मुगल्स। हमने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि जो ग्रेट मुगल्स थे और जो लेटर मुगल्स थे उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस थे, ताकि हम लोग कंक्लूड कर पाए। उसके अलावा नोबिलिटी किस नेचर की थी, ताकि हम लोग इस पॉइंट पे आ पाए कि व्हाट कुड बी द कॉजेस, क्या हो सकते हैं वो कॉजेस डिक्लाइन के या डिसइंटीग्रेशन के मुगल एम्पायर के। तो कल हम लोगों ने काफी पॉइंट्स कवर किए थे और कुछ उसमें रह गए थे, और उसके बाद कंक्लूडिंग जो मटेरियल है जो कि हम समराइज करेंगे कि कौन से पॉइंट्स जो हैं रीजन थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि देयर वाज सम राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। कुछ नए स्टेट्स का उदय हुआ था उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द वीकनिंग मुगल एम्पायर एट द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, आफ्टर 1707 औरंगजेब्स डिमाइस। ओके, तो कल हम लोग ने जब बात की थी तो कुछ नोबिलिटी की बात की थी जिन्होंने कि मोहम्मद शाह के रेन के टाइम पे अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए थे। कहने के लिए वो अपने एम्परर, वो मुगल एम्परर को अपना एम्परर जरूर कहते थे, लेकिन फॉर ऑल टेक्निकल और प्रैक्टिकल रीजंस वी कैन से कि वो अपने खुद के स्टेट्स को इंडिपेंडेंटली ही गवर्न कर रहे थे। तो हम उन्हीं सब टॉपिक्स को, उन्हीं सब न्यू स्टेट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो सक्सेसर स्टेट्स भी बोले जाते हैं कुछ। इनके अलावा कुछ रिबेल स्टेट्स भी थे जिन्होंने रिबेलियन किया था। पहले से ही औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी, डिवाइसिव पॉलिसीज थी, उनके कारण काफी सारे रिबेलियंस हुए थे ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन एज वेल एज उसके बाद भी। तो उन्होंने भी अपने स्टेट्स बनाए थे। तो ये सारे स्टेट्स हम पढ़ेंगे। कई बार ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन या फिर काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आप इन राइज ऑफ न्यू स्टेट्स में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पाएंगे। कुछ लोग कुछ स्टेट्स को सक्सेसर स्टेट्स बोलते हैं, जैसे कि अवध हो गया, आपका हैदराबाद हो गया और बंगाल हो गया। और कुछ स्टेट्स जैसे जाट्स हो गए और राजपूत्स हो गए या मराठास हो गए, इनको रिबेल स्टेट्स पे वो लोग प्लेस करते हैं क्लासिफिकेशन के केस में। तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे न्यू स्टेट्स ही हैं। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे निजाम्स ऑफ डेक्कन की। तो कल हमने काफी डिटेल में निजाम उल मुल्क किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे एज ए नोबिलिटी इन मुगल कोर्ट, हम इस बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी के डिटेल में जाते हुए वील फाइंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देयर वर सम नोबल्स हु वर रियली वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। वो काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो लोग मुगल कोर्ट में देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वाज गेटिंग वेस्टेड। ओके, काफी सारे इन फाइटिंग्स में वो लोग इन्वॉल्व थे। तो इन फाइटिंग से कुछ नोबल्स जो थे वो ऊब उठे। They said कि it's not done for us anymore and we should move ahead governing our own independent states। तो उसमें जो पहला स्टेट क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो है वो निजाम्स ऑफ डेक्कन है, जिसके फाउंडर चिन किलीज खान, जिनको पॉपुलरली निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। तो निजाम उल मुल्क के बारे में हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने काफी कुछ जाना था कि व्हाट वर हिज वेज और किस तरीके से वो मुगल कोर्ट के अंदर ऑपरेट करते थे। वो तुरानी ग्रुप से बिलोंग करते थे, तुरानी ग्रुप ऑफ नोबल से बिलोंग करते थे निजाम उल मुल्क जो थे। और इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ मोहम्मद शाह, आफ्टर द एलिमिनेशन एंड असैसिनेशन ऑफ सैयद ब्रदर्स, इनको निजाम बना दिया गया था, इनको वजीर बना दिया गया था बाय मोहम्मद शाह। और उसके बाद उन्होंने जितने भी रॉन्ग्स थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ठीक करने की कोशिश तो की, लेकिन मुगल कोर्ट जो था वो देयर वाज रॉट इन इट। वो बेसिकली उसमें काफी सारे इंट्रिंसिक इश्यूज आ चुके थे जिन्हें रिपेयर करना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए निजाम उल मुल्क ने ये डिसाइड किया एक दिन कि क्यों ना मैं डेक्कन जाकर और वहीं पर मैं अपना जो भी आधिपत्य है, जो भी अपना रेन है, वो मैं वहां स्टार्ट करूं और वहां पे मैं अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज का निर्वहन करूं। तो ये सोचते हुए एक बार शिकार का बहाना देते हुए ही मूव टू डेक्कन। ऐसा नहीं है कि वो डेक्कन चले गए तो वो मुगल कोर्ट से दूर हो गए और उनको कोई लेना देना नहीं रहा। ऑफ कोर्स वो मानते थे कि मुगल एम्परर जो है वो मोहम्मद शाही हैं, वो ये मानते थे कि वो उनके भी एम्परर हैं। और इवन ड्यूरिंग वेरियस अटैक्स, जैसे कि नादिर शाह का अटैक
और इसके अलावा बाजीराव वन के अटैक के टाइम पे भी मुगल एम्परर के फेवर में उन्होंने काफी एक्टिविटीज की। लेकिन एक बात और ये भी है कि जो नोबल्स थे उस टाइम पे वो बड़े ही श्रूड और उनकी जो पॉलिसीज थी वो इस तरीके की हो गई थी कि मुगल एम्पायर से उनको एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना था। जैसे कि जब वो डेक्कन में गए तो उस टाइम पे जो मराठा पेशवा थे बाजीराव वन, वो काफी स्ट्रांग हो चुके थे और उन्होंने भी उन पे अटैक किया और बहुत ही चतुराई के साथ भोपाल में इवन निजाम उल मुल्क हारे भी थे बाजीराव वन से, लेकिन उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ बाजीराव वन की जो रैथ है, जो उनका जो ये पूरा का पूरा एंडिएवर है, इसको उन्होंने दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और इवन बाजीराव वन को भी ये सुझाव जो है सही लगा कि अगर उनको ग्रेटर मराठा एम्पायर एस्टैब्लिश करना है तो फिर उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो निजाम उल मुल्क ने की। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हैदराबाद एम्पायर, जो डेक्कन एम्पायर है, वो काफी फ्लरिश था, काफी अच्छे रिसोर्सेज थे, वेल मैनेज था, ही वॉज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने वहां पे काफी चेंजेस लेकर आए, वहां पर उन्होंने इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए काफी काम किया। तो ये एक नया स्टेट बना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट हम बात करेंगे वो औध है, जिसके बारे में मैंने कल बात भी की थी, आपको लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, जिसके फाउंडर सादत खान थे। सादत खान, जिनको कि बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है, ये भी एक नोबल थे। ये बेसिकली ईरानी ग्रुप के नोबल थे, ईरानी ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। ये शियाइट थे, ये शिया थे, विच वॉज अनलाइक निजाम मुल्क, ये लोग सुन्नी थे जो तुरानी ग्रुप के थे। तो इनके साथ भी ये हुआ कि ये भी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते थे एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन मुगल कोर्ट। इन्होंने भी काफी सारे तिगड़म लगाई ताकि इनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े इन द मुगल कोर्ट। और उस कारण से व्हाट कॉस्टेड हिम इज दैट कि इनको पहले आगरा का गवर्नर बनाया गया और लेटर ऑन इनको औध का गवर्नर बनाया गया, विच वॉज अ पनिशमेंट इन इटसेल्फ। बट स्टिल इन्होंने उस बात को इन्होंने भुनाया और उस बात से आगे बढ़ते हुए ही इवेंचुअली डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन औध इटसेल्फ। तो इन्होंने ये एक्टिविटी की वहां पे। सादत खान के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बैटल ऑफ करनाल, जो कि नादिर शाह ने फर्स्ट टाइम जो बैटल ऑफ करनाल, पहले करनाल पे अटैक किया था और दिल्ली में तो रेड किया था, बिकॉज दिल्ली में उनको कोई खास रेजिस्टेंस नादिर शाह को फेस तो करना पड़ा नहीं था। लेकिन करनाल में जो फाइट हुआ था उसमें भी सादत खान ने मुगल्स की तरफ से हेल्प की थी। लेकिन ये हेल्प जो थी ये दुमोही थी। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने हेल्प करने के साथ साथ ही नादिर शाह को कहीं ना कहीं ये हिंट भी दिया कि आप दिल्ली में रेड करिए क्योंकि वहां आपको बेटर रिचेस मिलेंगे। ये उन्होंने, सादत खान ने, अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कारण किया। जब हम आगे इन्वेजन्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो हम फिर से इस पर्टिकुलर बात को फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं कि सादत खान जो है उन्होंने अवध में अपना किंगडम बनाया, अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को और स्ट्रेंथन किया। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि उनके अपना कोई ही डिडंट हैव अ सन ऑफ हिमसेल्फ। तो बेसिकली उन्होंने अपने नेफ्यू, जो कि सफदर जंग, जिनके नाम पे यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल भी है, तो उनसे अपनी डॉटर की शादी करवाई और लेटर ऑन सफदर जंग जो है वो वजीर भी बनाए गए। ओके। तो इससे एक टर्म बड़ा फेमस आया निजाम वजीर का। वो वजीर बनाए गए मुगल एम्पायर के, मुगल कोर्ट के। तो सफदर जंग जो थे वो उन्होंने वहां पर और काम किया और अवध में अपने इस एम्पायर को और एस्टैब्लिश किया, अपने स्ट्रेंथन किया और अवध में काफी सारे चेंजेस लेकर आए। एंड ही वाज अ शियाइट फ्रॉम ईरान। ओके। आगे बढ़ते हुए हम जो अगला पॉइंट देखते हैं वो रोहिल्लाज एंड बंगश पठान का है। तो रोहिल्लाज और बंगश पठान की अगर आप हिस्ट्री देखने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली देयर सेंटर ऑफ पावर वाज बरेली। ओके। एंड दे बिलोंग टू अफगानी ग्रुप फ्रॉम द मुगल एम्पायर इटसेल्फ। ठीक है। तो when they started to increase their area of influence, so there was a time when they extended their area of influence from the foothills of Kumaon Hills till the Gangetic Plains. इतना बड़ा एरिया वो कवर कर रहे थे। इवन एट सम टाइप पॉइंट ऑफ टाइम वो बुंदेलखंड तक भी गए। तो रोहिल्ला और बंगश पठान का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा एक्सटेंडेड था और आगे चल के इनके ब्रिटिशर्स के साथ या जिन भी पावर्स ने उन एरिया में अटैक करने की कोशिश की उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो ये तीसरे न्यू स्टेट हुए।
इसके अलावा सक्सेसर स्टेट्स में बंगाल का भी नाम आता है, जिसके फाउंडर मुर्शीद कुली खान थे। अगेन मुर्शीद कुली खान के बारे में भी सेम बात है कि ही वॉज अ नोबल फ्रॉम मुगल कोर्ट, एंड उन्होंने भी ये देखते हुए कि पहले उनको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, और उन्होंने भी ये देखते हुए कि मुगल कोर्ट इन फाइटिंग से कोई फायदा नहीं है, और व्हाई शुडंट ही एस्टैब्लिश हिज ओन किंगडम wherever he was appointed governor, which was Bengal. So there he started to establish his own area of influence, और उन्होंने extend किया ताकि वो और उनके आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उस एरिया पे राज कर पाए। तो मुर्शीद कुली खान जो है उन्होंने बंगाल में काफी अच्छा, एक बंगाल वैसे काफी ज्यादा चूंकि पोर्ट्स हैं वहां पर और वहां से काफी ट्रेड होता है, तो इसलिए काफी समृद्ध, काफी प्रॉस्परस स्टेट बना आगे चलकर। जैसा कि आप आगे जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल के थ्रू ही इंडिया जीतने का जो अपना जो सपना था उसको उन्होंने अमली जामा पहनाया। तो मुर्शीद कुली खान के जो बेटे हुए, उसके बाद आगे चलकर अलीवर्दी खान जो कि डेप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, क्योंकि जब मैं यहाँ बंगाल की बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिकली बंगाल की ही बात कर रहा हूं। लेटर ऑन जो भी मुगल एम्परर थे उन्होंने मुर्शीद कुली खान के इस पूरे गवर्नरशिप को एक्सटेंड करते हुए, उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ता हुआ देखते हुए पहले उनको उड़ीसा एलोकेट किया, और लेटर ऑन बिहार भी उन्हीं के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ गया। और बिहार के आने के कारण ही अलीवर्दी खान जो कि डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इवेंचुअली इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, और उन्हीं से सिजाउद्दौला उनके आगे चलकर, और फिर बैटल ऑफ प्लासी में हम जो कुछ भी हुआ हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट to give you a precursor to what we are going to learn about all these things, I'm just telling you that Bengal started getting developed. इनका इतना ज्यादा एक टाइम पर हो गया था कि अलीवर्दी खान decided not even to give any revenue, any share of revenue to the Mughal empire, and as well as मराठास के अगेंस्ट अलीवर्दी खान ने खुद अपने दम पर बंगाल को बचाने की कोशिश की। उन्होंने मुगल कोर्ट की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। ही वॉज सो एबल एंड he was ruling over such a state which could afford this kind of attitude towards Mughal empire. So this was another new state. इसके अलावा राजपूत्स की अगर बात करें तो अगर हम देखेंगे तो इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर राजपूत्स के साथ एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहा मुगल्स का। जैसा कि हमने कल की क्लास में ही जाना था कि मुगल्स के साथ बहुत पहले से ही राजपूत के साथ बहुत पहले से ही मुगल्स ने ये पॉलिसी अपनाई थी, बिकॉज इट्स अ वॉरियर रेस एंड इन फाइटिंग्स दे वर सफरिंग फ्रॉम वेरियस इन फाइटिंग्स। इसका फायदा उठाते हुए मुगल राजाओं ने इनके साथ अलायंसेस किए, मैरिज अलायंसेस किए, जैसा कि हम जानते हैं किंग ऑफ एम्बेर की बेटी, उसके अलावा बाकी भी जो मुगल राजा बने आगे चल के, अकबर के बाद आपके जो शाहजहां हुए, जहांगीर हुए, इन सब लोगों के साथ काफी अच्छे मैरिज अलायंसेस थे, और राजपूत्स को काफी बड़ी मनसबदारी भी मिलती थी, और दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल एम्पायर। बट औरंगजेब के टाइम पे ये बात जो है ये थोड़ा सा इसमें इश्यूज आ गए, क्योंकि औरंगजेब, एज आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो एंड यू ऑल नो ऑल्सो, ही वॉज अ बिगेट, और उन्होंने कहीं ना कहीं रिलीजन का सहारा लिया अपने नरेटिव को आगे बढ़ाने में, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने में। तो उस नरेटिव के अंतर्गत राजपूत्स को उन्होंने थोड़ा सा एलिनेट कर दिया, थोड़ा सा क्या काफी एलिनेट कर दिया, और इवन राजपूत्स वर नॉट फीलिंग, बिकॉज इट अर्लियर दे हेल्ड पोजीशन ऑफ पावर इन मुगल एम्पायर, एंड सडनली औरंगजेब के कारण they had to face a lot of which we can say they were not getting their due. So because they were not getting their due, Rajputs formed an anti-Mughal league which was led by Ajit Singh, Jai Singh II and Durgadas Thakur. Initially Rajputs when they saw, like other rulers at that point of time, other rebels at that point of time, when they saw that Mughal empire has lost its sheen, Mughal empire अब इतनी strong नहीं रह गई है, Mughal empire weak होती चली जा रही है after the death of Aurangzeb, even in the later years of Aurangzeb, because Aurangzeb 27 years Deccan में campaign किए, तो जब उसने वहां पे campaign किया तो they lost a lot of resources there. So looking at that, Rajputs started rebelling against and establishing their own
kingdom in the Rajasthan area and all these areas. So that's why after Aurangzeb's death, Bahadur Shah I campaigned against Ajit Singh and even defeated him, which led Ajit Singh to form an anti-Mughal league. But then again, आप आगे ये जानेंगे, ये जान के आपको लगेगा, ये जान के you'll be surprised that due to the nobility in Mughal court, there were four groups there. So in that, the Hindustani group, which was led by Sayyid brothers, they took favor, or they had very good relations with Ajit Singh and the Rajputs as well as other Hindu kings in India. So at that time, implicitly or explicitly, जो राजपूत राजाओं ने सैयद ब्रदर्स की काफी हेल्प की टू एस्टैब्लिश हिज रूल ओवर द दिल्ली, ओवर द मुगल कोर्ट. सो दैट इज अनदर पॉइंट. सो राजपूत्स आल्सो सेटल्ड देयर, बट इन ऑर्डर टू अपीज देम, द तुरानी ग्रुप gave the Rajputs various kingdoms to run by, and they appointed them governors and started to assimilate them. So basically, दुश्मन का दुश्मन वीक से ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए जो राजपूत से उनको आगे के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, जो इन मुगल नोबिलिटी, उन लोगों ने इन्वॉल्व किया in the fight for power in the Mughal court itself. So that's how Rajputs established their own kingdoms at various places in Jaipur as well as Agra and other places, and they moved on. Okay, moving ahead now, talking about Jats. So what Jats basically were, what we can say, agriculture tribes which existed near by Delhi, in Haryana, extending to Agra and Bharatpur and all these places. तो जाट्स का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था वो ये था, ये यहाँ पे रिसाइड करते थे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी. बट व्हाट हैपेंड ड्यू टू द डिवाइसिव मुगल पॉलिसीज and due to the frequent attacks in these regions, these places were not able to continue with their farming and agricultural activities. It was really very hard for them to continue with that, so that's why they turned up into even dacoity and other kind of activities. So among them, Chudaman came up as one of the very important leaders who consolidated Jats so as to challenge the Mughal Empire. But then again, Chudaman was not couldn't continue it for long, and later on they were bestowed by a very important and very intelligent and very militarily very capable person called Surajmal. As you can see here, Surajmal is remembered as the Plato of Jat tribe. He is also called as Ulysses of Jats. So this was one term which was associated with Surajmal. Surajmal really consolidated Jats and proved their mettle against Mughal Empire, as well as they made some made alliances with them. Talking about Surajmal, मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि Surajmal was such an intelligent person that at one point, as we all know, Marathas practically पूरा इंडिया रूल कर रहे थे. उस टाइम पे जब अहमद शाह अब्दाली started attacking the northern part of our country, at that time Ahmad Shah Abdali had to fight with Marathas, which we know famously as the Third Battle of Panipat. So when you know about it, you will get to know that Marathas lost the Third Battle of Panipat. Though they were such a formidable army, they had such a formidable army, still Ahmad Shah Abdali defeated them, which was a bit surprising. तो उसपे सूरजमल का काफी अच्छा टेक था, और उन्होंने मराठा पेशवास को ये सजेस्ट भी किया था दैट अफगान्स जो है, अहमद शाह अब्दाली जो है, उसको प्लेन्स पे लड़ने की काफी अच्छी समझ है. और उसने सजेस्ट भी किया, सूरजमल ने सजेस्ट भी किया मराठास को कि यू शुड फाइट अफगान्स वेयर यू आर एट बेनिफिट. दैट्स ही सजेस्टेड देम टू लेट देम कम इन and defeat them in guerrilla warfare, at which Marathas were the best, and they created so much havoc and they won a lot of victories using guerrilla warfare. So he suggested them that, but his suggestion was not taken up.
and Marathas at that point in time were very confident to win any kind of battle in India, but they eventually lost. So Surajmal was another a very important figure among the Jat kingdoms. Under him Bharatpur kingdom was established, which flourished later on also. Okay, now talking about the Sikhs. Now Sikhs, as you know, that after Guru Gobind Singh consolidated Sikhs under the Khalsa as a warrior clan. So after Guru Gobind Singh's death, Banda Bahadur took up various misls. Misl basically means भाईचारा, brotherhood की एक term है. So in that particular, excuse me please. So in that particular way, what Sikhs did is that they Banda Bahadur, looking at the dwindling Mughal Empire and dwindling Delhi, the central government, central administration. So central administration, he basically tried to rebel and establish a Sikh empire in Punjab. But he was initially defeated by Bahadur Shah I, as we studied as we learnt about it. हमने ये first lecture में जाना था. And later under Farooq Siyar's regime, he was killed. So he was contained, and later on Afghans took away Punjab. So he was unable to do that. But this was the new state which was established, which was being endeavored to get into a greater kingdom, जो आगे चल के रंजीत सिंह के अंडर में काफी एस्टैब्लिश किंगडम, जिसमें कश्मीर भी आता था, जिसमें अफगानिस्तान भी आता था, इसमें आगे चल के वो बन पाया. बट इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वो इसी इंस्टेंस पे हुई थी. बंदा बहादुर इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है अंडर द सिख किंगडम, बिकॉज वो इनिशिएटर थे इस थॉट के कि ये एक किंगडम बनाई जा सकती है बाय सिख्स. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द मराठास. अब मराठास का ऐसा है कि किंगडम अगर आप देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट तो पहले से ही था अंडर शिवाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा था. शिवाजी ट्राई टू छत्रपति शिवाजी try to extend his power area of influence. He fought a lot of battles in Deccan. He lost some. He won he made a lot of forts there. So, but later on after Aurangzeb's death, when the area of influence of Mughals in the down south, that is Deccan, started dwindling, तो उस टाइम पर मराठास ने काफी गेन्स बनाए और उन्होंने हिंदू पंथ पथशाही करके एक टर्म का इंट्रोडक्शन किया अमंग पीपल, जो ये कहना चाह रहा था कि एक हिंदू साम्राज्य बनाया जा सकता है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है. ग्रेटर महाराष्ट्र भी बोला उन्होंने उसको, और उन्होंने कई सारे तरीके के टैक्स भी लगाए टू मेक अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. हम जब आगे चल के पेशवा से किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, हाउ दे रूल्ड, we'll get to know about it in detail. But right now what I want to say is कि this was the biggest threat to the Mughal Empire. मराठा से बड़ा कोई threat था नहीं मुगल empire को, और for practical reasons we can say that कि for a period of 20 to 30 years, basically after 1740s, इंडिया पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो एक तरीके से मराठास का ही था. Okay, and they were the biggest threat not even to any foreign invasions but as well as to British. So basically जो ब्रिटिश एम्पायर जो एस्टेब्लिश हुआ, it didn't fight मुगल्स, it fought मराठास. इंडिया पे रूल के लिए ब्रिटिशर्स को मुगल से लड़ना नहीं पड़ा था उतना, उनको मराठास को हराना पड़ा था, या फिर जो भी उन्होंने इनफाइटिंग की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, उसके थ्रू दे हैड टू डिफीट मराठास टू कंकर इंडिया, not the Mughals. Okay, so Marathas was another new kingdom, new state which came into picture in the later years of 18th century. So this is how the new states came into picture. A lot of new states you can see. Some are successor states, as I told earlier. Some are rebel states. Okay. Now going ahead. Now we learnt about foreign invasions also. थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में जाएंगे यहाँ पे, ताकि हम उस टाइम की जो पॉलिटिक्स है, उस टाइम की जो हिस्ट्री है, हम उस पे और ध्यान से हम थोड़ा डिटेल में समझ पाए कि वहां पर इस तरह के इन्वेजन्स कैसे हो पाए. बिकॉज अर्लियर इस तरह के इन्वेजन्स वर नॉट पॉसिबल व्हेन ग्रेट मुगल्स वर इन एक्शन. ग्रेट मुगल्स ड्यूरिंग ग्रेट मुगल्स रेन इस तरह के इन्वेजन करना बड़ा ही मुश्किल था. तो ऐसा क्या हो गया कि
अफगानिस्तान से या ईरान से नादिर शाह या अहमद शाह के इन्वेजन हुए। तो अगर हम पहले इन्वेजन की बात करें नादिर शाह की, तो वी गेट टू नो दैट नादिर शाह जो थे वो पर्शिया से बिलोंग करते थे, ईरान से, और इनिशियली उनको वहां फाइट करना पड़ा था सफाविद डायनेस्टी से टू check the Afghan rule over the Persian provinces, जिसमें कि he came out victorious. Later on he won over Kabul, and at that time he made an alliance with Muhammad Shah that if any Afghan runs from Kabul towards Delhi, then he'll not be giving him any kind of asylum, which मोहम्मद शाह अबाइडेड। मोहम्मद शाह ने ये बात मानी कि ओके हम असाइलम नहीं देंगे अगर कोई भी अफगानी आता है, जो बाद में ऐसा नहीं हो पाया। और जब काबुल पे अटैक किया नादिर शाह ने टू टेक ओवर काबुल, उस टाइम पर काफी सारे लोग वहां से अफगानी भागे एंड ही गेव देम असाइलम। सो मेकिंग एन एक्सक्यूज, इसका बहाना देते हुए, इस चीज का बहाना देते हुए नादिर शाह ने दिल्ली की तरफ बढ़े और वहां पे बैटल ऑफ करनाल हुआ, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो बैटल ऑफ करनाल में बेसिकली मुगल एम्पायर जो है दैट फॉट विद मोहम्मद शाह फॉट अगेंस्ट नादिर शाह एंड दे गॉट डिफीटेड ब्रूटली। नादिर शाह डिफीटेड देम ब्रूटली इन दैट पर्टिकुलर बैटल। The Mughal empire was supported by all these nobles, all Burhanul Mulk as well as Nizamul Mulk. These all people supported Mughal empire itself, but at the same time they didn't want this particular invasion of Nadir Shah to have a spillover effect over them. So because they didn't want it, that's why what basically happened was they asked Nadir Shah to raid Delhi, and so that he can recover a lot of wealth from there, and this was a hint for Nadir Shah। ये नादिर शाह के लिए समझने के लिए ये पर्टिकुलर हिंट काफी ज्यादा थी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि there is lot of infighting among मुगल कोर्ट, और नादिर शाह ने ये कमजोरी देखते हुए दिल्ली पे फाइनली अटैक कर दिया एंड दे प्लंडर्ड दिल्ली लाइक एनीथिंग। नादिर शाह का ये अटैक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप कह सकते हो लास्ट नेल ऑन द मुगल एम्पायर्स कॉफिन, बिकॉज इसके बाद मुगल एम्पायर कभी रिकवर नहीं कर पाया। इसके पहले ही वीक हो चुका था, लेकिन स्टिल देयर वर सम रेमिनेंट्स एंड दे हैड सम चांस टू गेट ओवर देयर लेग्स। उनके पास चांस था, वापस से खड़े हो सकते थे वो, लेकिन आफ्टर नादिर शाह's कैंपेन, आफ्टर नादिर शाह's इन्वेजन, देयर वाज नो चांस। There was no chance that they could come back. Mughal Empire was completely in tatters. Even while coming back from Delhi, while returning to Persia, Nadir Shah suggested Muhammad Shah that he should stay away and he should keep his nobles like Nizam ul Mulk under check, because he also understood that ये जितने भी नोबल्स हैं जो कि मुगल कोर्ट में हायर पोजीशंस पे हैं, ये सारे के सारे मुगल एम्पायर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं रेदर देन उसके फेवर में। तो ये बात बोलते हुए नादिर शाह निकला था। नादिर शाह का ही सिपह सालार था, उसका ही एक तरीके से बोलते हैं वॉर कमांडर था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने तो कई बार रेड किया, पहला 48 में किया, 1748 में, जिसमें क्योंकि खास उसको कुछ नहीं मिला, बट ही वॉज अ वेरी परसिस्टेंट अटैकर। लेटर ऑन ही अगेन अटैक्ड, ही प्लंडर्ड, ही आस्क्ड पीपल फॉर war booty and all these kind of things. He made demands from wherever places he invaded, and as a matter of fact फिर बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ, जिसमें कि उस टाइम पर जो फॉर्मिडेबल पावर थी, सबसे फॉर्मिडेबल पावर थी मराठास की, उसको वो चैलेंज कर सकते थे, तो उसको भी उन्होंने हराया। लास्ट इन्वेजन अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में 1767 तक उसने अटैक करता रहा वो लगातार। तो इस तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा गवर्नेंस था, उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी अहमद शाह अब्दाली ने।
और वापस से ऐसी हालत कर दी कि कभी भी मुगल एम्पायर तो एस्टेब्लिश ना ही हो पाए. ओके, so these were some invasions which happened, which are very important to understand कि what happened actually at that time and place, so that the Mughal empire collapsed or disintegrated. Okay, moving ahead. Now we'll get into, or we'll summarize what the causes of the downfall or the disintegration or the decline of Mughal empire. Now ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन आते हैं, कई बार प्री में भी आ जाते हैं in multiple choice questions. We'll be discussing questions in the next class, not today, because आज ये टॉपिक जो है ये हम डीप में अच्छे से एनालाइज करेंगे, so that if any question comes up in preliminary exam as well as main exam, you'll be able to handle it. Okay, so what were the causes of downfall? The first one was Aurangzeb responsibility. देखिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में भी काफी बात कर चुके हैं कि औरंगजेब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बिकॉज अगर देखा जाए तो औरंगजेब के टाइम पे तो मुगल एम्पायर काफी स्ट्रांग था, तो हाउ कुड दैट बी द रीजन फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर? तो इसका जवाब ये है कि जो पॉलिसीज औरंगजेब ने अपने टाइम पे अडॉप्ट की थी उसका ही स्पिल ओवर इफेक्ट था. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों को कि जैसे अब जो सीजन आ रहा है, अब मच्छर बढ़ेंगे, जैसे कि अगर आप पानी रखेंगे बकेट में, हो सकता है आपको डेंगू ना हो लेकिन उस एरिया के बाकी लोगों को हो सकता है. तो वैसे ही ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब दिस माइट नॉट बी ट्रू कि ही हिमसेल्फ वाज अ वीक रूलर, बट ही मेड श्योर दैट उसके बाद के जो रूलर्स हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े. इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रिलीजन का है. बिकॉज बड़ी मुश्किल से उसके पहले के रूलर्स ने, जिसमें अकबर एक अच्छा एग्जाम्पल है, उसके बाद के भी एग्जाम्पल्स हैं, उन्होंने अपना जो किंगडम है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम, उनका जो किंगडम है वो उन्होंने एक इक्वल ग्राउंड्स पे तैयार किया था. उन्होंने मैरिज अलायंसेस भी किए थे हिंदूज के साथ, राजपूत रीडर्स को उन्होंने बहुत अच्छे पोजीशंस पे भी रखा था, और उनके कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थे वो बीरबल जैसे हिंदू राजाओं ने भी वहां पे दे हेल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट. तो ये बहुत ही प्लानिंग के साथ और बहुत ही मेटिकुलसली इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया गया था. इस सारे रिलेशनशिप को औरंगजेब ने एक बार में खत्म कर दिया, जस्ट बाय यूजिंग रिलीजन टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड औरंगजेब की इस पॉलिसी के कारण जो हिंदू राजा थे, जो हिंदू पॉपुलेशन थी, वो औरंगजेब से दूर होती चली गई. इसका इफेक्ट पड़ा आगे चलकर भी, जो कि हम देखते हैं कि राजपूत रिबेलियन, आपका डाउन साउथ मराठा रिबेलियन, या फिर आपका बुंदेलास का रिबेलियन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से औरंगजेब की डिवाइसिव पॉलिसी के कारण इस तरह की चीजें हुई. इसके अलावा औरंगजेब की एक और जो बहुत बड़ी जो गलती थी वो ये थी, लंबा 27 साल का डेक्कन का उनका जो कैंपेन था. डेक्कन के कैंपेन में भी रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर था. बिकॉज इफ यू लुक इनटू द how he defeated and how he fought with Bijapur, Bidar and all these kind of princely states, we'll get to know that again Shia Sunni conflict वहां पे हम पाते हैं, because बीजापुर और ये kingdom जो थे ये शियाइट थे, and what Aurangzeb believed in was Sunni power. So that's why he again created on the basis of religion, he created रक्कस there, और वहां पे एक established system था जिसे कि झंझोर के रख दिया. और वो जो सिस्टम था, इट वॉज वेरी केपेबल टू चेक द एक्सटेंशन ऑफ मराठास देयर. बट चूंकि वो सिस्टम जो है वो औरंगजेब ने काफी हद तक खराब कर दिया था, इस कारण से मराठास भी आगे चल के काफी आगे बढ़े और इवेंचुअली कारण बने मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का. तो ये एक अनदर रीजन है, इस कारण से औरंगजेब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अलावा हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो है वीक सक्सेसेस ऑफ औरंगजेब. अब ये आप लोगों के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि औरंगजेब खुद तो काफी स्ट्रांग था, लेकिन एक मोनार्की के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि मोनार्की में प्रॉब्लम क्या होती है. ये एक अच्छी बात भी है दैट मोनार्की में जो सेंट्रल फिगर होता है, जो राजा होता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है. वैसे तो ये बात डेमोक्रेसी के लिए बोली जा सकती है, बट still in case of democracy there is some leeway. If you have a group of people who are quite understanding, intelligent and able to understand, if they have
if they have empathy towards people, then they can manage things. If one it at mistake, तो बाकी लोग चेक करने के लिए हैं. बट मोनार्की में ये एक बात लागू नहीं होती. अगर राजा ही वीक है, अगर बादशाह ही वीक है, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर दैट एम्पायर टू गो अहेड. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आफ्टर औरंगजेब डिवाइस हुई, कि जो सक्सेसर्स आए औरंगजेब के, वो बहुत ही वीक राजा थे. चाहे वो आगे चल के बहादुर शाह वन हुआ या फिर फारूक सियार हुआ या फिर मोहम्मद शाह हुआ या फिर उसके बाद अहमद शाह हुआ. ये सारे के सारे बस अय्याशियों में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था. अपने एरिया को, अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस को अपने एरिया में बढ़ाने का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. नोबल्स पे काफी ज्यादा कान के कच्चे थे ये लोग, एफिशिएंट नहीं थे. दे वर नॉट गुड वॉरियर्स, दे वर नॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स. लिटरली नोबल्स एट वन पॉइंट मुबारक शाह, एट अनदर पॉइंट सैयद ब्रदर्स, उसके अलावा बुरहानुल मुल्क और या फिर निजामुल मुल्क, these all people were basically running the empire in place of the emperor himself. तो ये दिखाता है कि वीक सक्सेसर्स थे औरंगजेब के आगे. उसके अलावा हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं डी जनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी. नाउ व्हाट डू मीन बाय डी जनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. वी नो इट्स क्वाइट फेमस द नेम ऑफ बैरम खान और अब्दुल करीम खान खाना. Or these people, you might have heard about them. They were the nobles under the great Mughals like Akbar or Humayun or Shah Jahan, Jahangir. These were great nobles. Now, if we try to read about them, ये actually medieval का part है, तो मैं थोड़ा सा आपको summarize कर देता हूँ. If we try to read about it, what we get to know is that ये लोग बहुत ही efficient nobles थे और we can say कि they were very active nobles. वो इतने एक्टिव थे कि बैरम खान ने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली थी and he started challenging the Mughal Empire itself. ठीक है, जिस कारण से कुछ रिबेलियन भी झेलना पड़ता था मुगल एम्पायर को, लेकिन इतने एफिशिएंट नोबल्स के कारण ही मुगल एम्पायर जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ पाया. ठीक है, ये बात सच है कि एम्परर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ उसके आसपास रहने वाले जो भी उसके एडवाइजर्स हैं, जो भी उसके मिलिट्री जनरल्स हैं, उनका भी एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है. सो व्हाट हैपेंड बेसिकली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मुगल एम्पायर के अंदर ये जो नोबल्स थे, जो ये मनसबदार थे, ये लोग जो थे ये बहुत ही अपने मेरिट पे इनका सिलेक्शन होता था और ये मेरिट के कारण इनको मनसबदारी बढ़ाई जाती थी, इनको पर्क्स दिए जाते थे. बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, देयर नोबिलिटी स्टार्टेड डीजेनरेटिंग. नोबिलिटी जो है वो प्लेजर में पड़ गई, आराम पसंद जिंदगी मिल गई उनको. उसके बाद उनका इकलौता काम बचता था मुगल कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स करना. इस कारण से जो पर्टिकुलर काम के लिए नोबल्स बनाए गए थे, वो द रीजन फॉर विच दे वर कॉल्ड नोबल, वो रीजन को वो जस्टिफाई कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लड़ते नहीं थे, खुद से आके लड़ते नहीं थे. दे वर नो मोर गुड वॉरियर्स और मिलिट्री जनरल्स. सो द ओनली वे इन विच दे फाउंडेड एनी काइंड ऑफ रिलीफ was their politics, the dirty politics which they used to pay in the Mughal court, which caused the downfall of Mughal Empire. अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं कई बार ये क्या होता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट में चलता है, क्योंकि अगर एम्परर वीक है तो नोबल से आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे. तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब एम्परर भी वीक आने लग गए, सक्सेसर जो थे औरंगजेब के वो भी वीक थे, तो नोबल्स भी उस क्वालिटी के नहीं रह गए, बिकॉज कहीं ना कहीं नोबल्स जो है उन्हें एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत पड़ती है. लेकिन स्टिल जैसे हम पास्ट में देखते हैं, बैरम खान की बात करते हैं या उसके अलावा और भी नोबल्स की बात करते हैं, तो वी गेट टू सी कि बैरम खान, व्हेन बैरम खान वाज लिटरली द चीफ रीजेंट ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर हुमायूंस डिमाइस, at that time Akbar was very young, he was hardly 13 years old, but still बैरम खान ने मुगल एम्पायर के ऊपर अपने फैमिली को थोपने के जगह मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने की प्लानिंग की. तो इससे हम ये पाते हैं कि आगे के नोबल्स भी ये देखते हुए कि उस टाइम पे जो एम्परर है वो वीक है, दे कुड हैव रियली हेल्प्ड मुगल एम्पायर इन द राइट सेंस, बट दे डिडंट. शायद उनमें कैपेबिलिटी भी नहीं बची थी, क्योंकि आराम पसंद जिंदगी की आदत हो गई थी. ठीक है, तो ये एक डीजनरेशन है. उसके अलावा हम आगे बात करते हैं कोर्ट फैक्शंस की. कोर्ट फैक्शंस बेसिकली मीन इज दैट कि कोर्ट के अंदर अलग अलग गुट बन जाना, जो कि हमने पहले नोबिलिटी केस में देखा था, तुरानी, ईरानी, अफगान, हिंदुस्तानी.
इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि कोर्ट के अंदर बहुत सारे गुट बन गए थे जो बस वीक राजाओं के, वीक एम्परर्स के, वीक बादशाहों के कान भरने का काम करते थे और इसके अलावा इन्हें और कोई काम था नहीं। ठीक है, इनको कहीं का गवर्नरशिप मिल जाता था, ये लोग वहां रहते थे आराम से, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था पीछे से जिसके कि ये लोग जिसका ये खा रहे थे। तो इस कारण से इनके पास इकलौता काम रह जाता था कि हाउ टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द एम्परर, how to misguide him and how to increase their area of influence, how to topple other nobles, like Turanis used to fight against Hindustanis, same goes for Iranis, they used to fight with Hindustanis। तो ये एक तरीके कोर्ट फैक्शन के कारण जो चीज में एक्चुअली में इनपुट जाना चाहिए, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आपका मेहनत होना चाहिए टू कंसोलिडेट द किंगडम और टू चेक द वेरियस थ्रेट्स टू द किंगडम फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट और फ्रॉम दीज प्लेसेस, उन पे ध्यान कम और कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स होती थी उस पे ध्यान ज्यादा रहता था। तो इन कोर्ट फैक्शन से कारण भी मुगल एम्पायर जो है वो वीक होता चला गया, वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाता था, बिकॉज जिन चीजों पे ध्यान होना चाहिए एक एम्पायर का उस पर उनका ध्यान नहीं था। इसके अलावा आगे बात करेंगे डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन का। डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन इसलिए यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि प्रोमिजिनेचर बोलते हैं कि बेसिकली प्रोमिजिनेचर का मतलब यह होता है कि आप अगर आप राजा हैं और आप जाते हैं तो आपका बड़ा बेटा राजा बनता है। इस तरह का सिस्टम मुगल एम्पायर में था नहीं। इसके कुछ फायदे भी थे। इसके फायदे ये थे कि ड्यू टू वॉर ऑफ सक्सेशन जो होता था, जो बेस्ट मैन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट होता था टू रूल द किंगडम और टू रूल द मुगल ओवर द मुगल एम्पायर, रूल ओवर इंडिया, वो भारत का राजा बन जाता था, भारत का बादशाह बन जाता था। ये इसके फायदे थे कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सक्सेशन रूल्स, जो भी बेस्ट होता था, बेस्ट मैन पॉसिबल, ही वाज एबल टू बिकम द एम्परर एंड लीड आवर कंट्री पीसफुली एंड इन अ सिक्योर एटमॉस्फेयर। But later on what happened, survival of the weakest started happening because once after Aurangzeb's death, what happened, weak जो nobles थे वो इतने active हो गए थे कि उन्होंने जो सबसे weak जो alternative होता था among all the princes, वो उसको राजा अपॉइंट करते थे ताकि वो जो एम्परर है वो हमेशा उनके इन्फ्लुएंस में रहे। तो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट या अपॉइंटमेंट ऑफ द वीकेस्ट की पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जगह। इस कारण से मुगल एम्पायर को काफी इफेक्ट हुआ और डिक्लाइन जो है वो और एक्सेलरेट हो गया, बिकॉज अगर राजा ही वीक रहेगा तो फिर वो किस तरीके से इतने बड़े एम्पायर, बिकॉज इट्स अ ह्यूज कंट्री, हाउ कुड ही मैनेज। लिटरली एक वीक लीडर जो है वो एक रूम को भी मैनेज नहीं कर सकता है, यहां पर तो पूरे देश की बात थी। तो इस कारण से भी डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन के कारण भी ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। अगर स्टार्टिंग से ही कुछ रूल सेट कर दिए जाते इन द मुगल एम्पायर जिससे कि द बेस्ट जो बंदा है वो राजा बने, तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आती। लेकिन जो भी सिस्टम चल रहा था उससे भी बेस्ट राजा निकल के आ जाता था जब तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पॉलिसी चल रही थी। बट वंस द सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट की पॉलिसी चल गई तब से ये प्रॉब्लम जो है ये एकदम हाथ से बाहर निकलते हुए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इवन कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ गई। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज द राइज ऑफ मराठास। मराठा से ज्यादा मुगल्स को किसी और दूसरी पावर ने, मींस अगर आप नोबल्स की बात करते हैं या इन लोगों की बात करते हैं, ये तो मुगल एम्पायर के ही पार्ट थे। तो अगर जो एम्पायर का पार्ट नहीं थे उन लोगों में अगर आप देखेंगे तो मराठा से ज्यादा किसी ने और कॉस्ट नहीं किया। मराठास, बाजीराव वन खासकर और उसके अलावा बाकी पेशवाज भी, इन्होंने मुगल एम्पायर को हेड ऑन लिया। उन्होंने डाउन साउथ in the west of India, in those places, at one point in time, they started collecting tax from Mughal itself. चौथ सरदेशमुखी वो मुगल एम्पायर से ही लेने लग गए थे एक पॉइंट पर। वो इतने स्ट्रांग हो गए थे, उनका जो गुरिल्ला वॉरफेयर का टेक्निक था, नो मुगल एम्परर कुड चेक इट। मुगल एम्परर के बस की ही बात नहीं थी उस वॉरफेयर में मराठा एम्पायर को चेक कर पाने की। तो मराठा एम्पायर ने काफी इनरोड्स बनाए। इवन जहां तक की बात है इन्फ्लुएंस की, तो इवन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होने के बावजूद भी मराठा एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि तब भी दिल्ली पे कौन राजा रहेगा, जैसे कि हमने कल के सेशन में किंग मेकर्स की बात की थी। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 20-30 ऑड ईयर्स मराठास वर द किंग मेकर्स इन दिल्ली।
दे यूज्ड टू डिसाइड हु शुड बी अपॉइंटेड एज द मुगल एम्परर। तो जब मुगल एम्परर एक आपका एक वी कैन कॉल देम द एनिमी प्रिंस और एनिमी स्टेट जब डिसाइड कर रहा है कि मुगल एम्परर कौन रहेगा, तो उस एम्परर और उस एम्पायर के बारे में तो फर्दर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हालत, ये नौबत आ गई थी कि मराठास ने इतना ब्रेक कर दिया था मुगल एम्पायर को अंदर तक कि who should be the emperor and who should run the empire, that Marathas used to decide. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इन द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बाद मिलिट्री वीकनेसेस। नाउ मिलिट्री वीकनेसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मिलिट्री वीकनेस हमको यहां से दिखती है कि जैसा हम जानते हैं कि मुगल एम्पायर जो है वो जागीरदारों और मनसबदारों के दम पर चलता था। अब जागीरदारी मनसबदारी के बारे में मिडिवल इंडिया में ऑफकोर्स पढ़ेंगे, बट मैं आपको अगेन थोड़ा सा उसको कम में बताने की कोशिश करता हूं। बेसिकली क्या होता था, देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे मुगल एम्पायर में, रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे, वो अपनी जगह पर है, बट देयर वर नो स्टैंडिंग आर्मी। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन एट वन पॉइंट टाइम, मनसबदारी सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रूल इट स्टार्टेड, अंडर विच वेरियस मनसबदार जो नोबल्स थे, जो प्रिंसेस थे, जो राजकीय फैमिली से, जो राजा की फैमिली है, जो बादशाह की फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली के जो लोग हैं, उनके पास उनको मनसबदारी दे दी जाती थी, जिसके अंदर वो जात और सवार, कहने का मतलब फुट सोल्जर्स को और घोड़ों को रखते थे वो लोग। और इसके थ्रू एक सिस्टम चल रहा था जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। जब भी कोई कंट्री पे किसी और जगह पे इन्वेजन होता है या खुद इन्वेजन करने जा रहे हैं, तो द एम्परर यूज्ड टू कॉल आउट दीज मनसबदार्स एंड अलोंग विद दीज मनसबदार्स दो स्मॉल आर्मीज यूज्ड टू कम एंड असिस्ट द मुगल एम्पायर। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि स्टार्टिंग मनसबदारी तो एक ऑफिशियल रैंक था, वो जो उसके अंडर में जो भी घुड़सवार थे या फिर फुट सोल्जर्स थे, उनको अगर एक आइडियल सिस्टम देखा जाए तो उनको दे शुड ट्रीट मनसबदार एज एन ऑफिशियल ओनली। ओके, जैसे प्रेजेंट टाइम्स, जैसे आज के टाइम पे कोई किसी डिस्ट्रिक्ट के कोई डीएम है और उनके अंडर में वहां पर बहुत सारे और भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो उन ऑफिसर्स का एलिजियंस जो है वो सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होना चाहिए, ना कि डीएम की तरफ, जो कि होता भी है इन एन आइडियल कंडीशन। बट generationally what happened, these foot soldiers and the horsemen and all these people, इनकी जो ईमानदारी थी वो उस पर्टिकुलर मनसबदार की तरफ बनती चली गई। ये मनसबदार की तरफ बनने के कारण what happened कि उनकी जो लॉयल्टी थी वो मुगल एम्पायर की तरफ कम और अपने मनसबदार या जागीरदार की तरफ ज्यादा हो गई। इस कारण से वो एक सॉर्ट ऑफ वी कैन से कि वो मर्सनरी बनते चले गए। अब मर्सनरी क्या होता है कि सपोज कीजिए एक मनसबदार है, उसके अंडर में 5000 जात और सवार हैं, ठीक है, तो वो 5000 सोल्जर जो हैं वो उस मनसबदार को जो भी पर्टिकुलर बंदा फंड कर देगा, जो उनको पे कर देगा, वो उनके लिए लड़ देंगे। तो ये एक आर्मी की साइंस, ये आर्मी नहीं है, ये एक मर्सनरी है। बेसिकली आर्मी का मतलब तो ये होता है कि एक एम्पायर है, उसकी एक स्टैंडिंग आर्मी है जो उनकी तरफ लॉयल है, उस रीजन की तरफ लॉयल है। बट छोटे जो गुर्गे होते हैं, जो मर्सनरी होते हैं, ये इनको जो जितना पे कर देगा, दे यूज्ड टू गो एंड फाइट फॉर देम। तो इसने भी मुगल एम्पायर को काफी वीक किया। उसके अलावा एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं द टेक्निक्स विच दे यूज्ड टू एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर फाइटिंग, वो भी थोड़ा ऑब्सोलीट हो चुका था। नए टेक्निक्स आ गए थे वॉरफेयर के, चाहे वो यूरोपियंस लेकर आए हों, दे वर सो एफिशिएंट। अब जैसे एक एग्जांपल है कि कितनी बार ही पता नहीं कि बहुत मल्टीपल टाइम्स व्हेन मराठा फोर्ट्स जो थे उन पे मुगल्स ने अटैक किया, बट दे वर नेवर एबल टू कंकर एनी फोर्ट बाय डिस्ट्रॉइंग द फोर्ट। आई एम टॉकिंग बाय डिस्ट्रॉइंग द फोर्ट, बाय अदर थिंग्स, द डिप्लोमेसी दे वर एबल टू। बट after the end of this conflict, when Marathas became so powerful that Mughals couldn't attack their forts, उसके बाद when Britishers came, it was very easy for them to conquer those forts. तो ये मुगल वॉरफेयर और ब्रिटिश वॉरफेयर के बारे में ये डिफरेंस दिखाता है कि इट वाज इजी, हाउ वाज इट इजी फॉर ब्रिटिशर्स एंड नॉट फॉर मुगल्स। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट हमको ये दिखाता है कि जो मुगल वॉरफेयर का टेक्निक था या मिलिट्री जो थी
वो काफी वीक थी अपने ऑपरेशंस में, अपने स्ट्रैटेजी में, which costed Mughal Empire and it led to disintegration, because once the military is weak, then it is really very hard for an empire to sustain for long. Okay, now the next point is economic bankruptcy. Economic bankruptcy के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि of course हम औरंगजेब से भी स्टार्ट करें, अगर इस बारे में हम कल भी बात कर चुके और आज भी बात की है कि काफी खर्चा हो चुका था, बेफजूल की जो डेक्कन में कैंपेन्स थी और ये जिद थी औरंगजेब की कि डेक्कन में एक एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर करने की, इस कारण से काफी ज्यादा खर्चे हो चुके थे। इसके अलावा कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि डाउन साउथ स्टैंडिंग क्रॉप्स जो थे उनको, जो जैसे आप औरंगजेब वहां बढ़ रहा है, औरंगजेब अटैक कर रहा है, तो जो बीस्ट ऑफ बर्डन है, कहने का मतलब आप बैल पे सामान लाद के चल रहे हैं, घोड़े पे चल रहे हैं, हाथी के साथ चल रहे हैं, तो इनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है। तो ये जो बीस्ट ऑफ बर्डन है, ये वो खड़ी फसलों को ये लोग तबाह कर देते थे। इस कारण से डाउन साउथ इकोनॉमी तो एकदम ही डिसरप्ट हो गई थी। इवन नॉर्थ में भी सपोज कीजिए, जब लेटर ऑन, पहले तो मेजर पोर्शन जो है वो मुगल आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, स्टैंडिंग क्रॉप्स और इकोनॉमी को इफेक्ट कर दिया, और जो बची खुची कसर थी वो मराठास ने पूरी कर दी, बिकॉज टू रिटेलिएट और इवन ड्यूरिंग देयर एक्सटेंशन ऑफ देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मराठास आल्सो स्टार्टेड मूविंग एंड their soldiers as well as their horses, elephants or whatever beast of burden they were using, they also destroyed the standing crops. इससे इकोनॉमी काफी इफेक्ट हो गई। एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा दिखाने के लिए कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कैसे हुआ, इसका हम ये देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर था उनके काफी ट्रेड होता था उस टाइम पर यूरोपियन पावर्स के साथ, और यूरोप से काफी चीजें मुगल एम्पायर, जो प्रिंसेस थे, जो रानियां थी, जो नोबल्स थे, वो बहुत ही महंगी लग्जूरियस चीजें यूरोप से मंगवाया करते थे। ओके, लेकिन कभी उनके मन में एक ख्याल नहीं आया कि एक प्रिंटिंग प्रेस भी मंगा लेते हैं, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिस टाइम पे वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पर यहां पर उन्होंने कब बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं महसूस की कि क्यों नहीं हम ये इन्वेंशंस जो हैं इनको हम खरीदें, ताकि यहां पे भी हम किस तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। इस कारण से भी इकोनॉमिक ब्रेकडाउन काफी ज्यादा हुआ, कांस्टेंट वॉर हुए, सोर्स ऑफ इनकम कम होती चली गई, जागीरदारी जैसी डिवाइसिव पॉलिसीज लेकर आए जिसके अंदर की टैक्स बढ़ता चला गया। हालत यह आ गई कि यूरोपियंस के अकाउंट अगर हम देखने जाएं तो हमें यह मालूम पड़ता है कि कुछ यूरोपियंस ने यह कहा कि हमें नॉर्मल ट्रेडिंग, दो यूरोपियंस ऑफ कोर्स वी शुडंट बी गिविंग देम एनी एक्सक्यूज, लेकिन कुछ रीजन से कारण, जिस कारण से यूरोपियंस ने यह कहा कि व्हाई डिड वी रूल ओवर इंडिया, और वी वर ट्रेडिंग कंपनीज, हम तो ट्रेड करने आए थे, पर हमें भारत पे इसलिए अपना राज चलाना पड़ा बिकॉज यहां पर एक नॉर्मल ट्रेडिंग आइटम को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, बिकॉज वो जो फार्मर क्लास था जिनकी खड़ी फसलें बर्बाद कर दी गई थी इन खराब नीतियों के कारण, उस फार्मर क्लास ने फिर डेकोइटी अपना ली थी, अपना जो प्रोफेशन ऑफ सस्टेनेंस है, अपने सस्टेनेंस के लिए दे गॉट इनटू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज, and which was very depressing, because once you get into all these kind of illicit activities, you hurt the economy of that place even more. So that's why European powers concluded that why shouldn't we rule over this piece of land so that we can manage things in a better way. So this was the condition of Indian economy, that at one point sharing 25% of the world GDP, we started dwindling. We reached 16% at that point in time. Later on, during British, it even went down to 2%, 3%. Okay, so this was one of the major reasons, because economy अगर booming नहीं रहेगी, तो एक empire का sustenance almost next to impossible हो जाता है, और collapse जो है वो बहुत ही पास आ जाता है। Now, the next point we can see are invasions. Invasions के बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिटेल में ही बात की कि नादिर शाह का इन्वेजन हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो, इवन बाजीराव वन का इन्वेजन हो ऑफ दिल्ली, तो इन इन्वेजन से कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाता है। जो आपकी प्रजा होती है, जो लोग होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट होते हैं,
उनका कॉन्फिडेंस आप में कम होता चला जाता है। इस कारण से भी मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था, डिसइंटीग्रेशन था, वो बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेट हो गया, तेजी आ गई उसके अंदर, और जल्दी डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ते चले गए। तो ये कुछ इन्वेजन्स है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट वाज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। नाउ यूरोपियंस का रोल जो है वो इनिशियली ये नहीं था। 1713 में फारूक सियार, जो कि हमने कल ही पढ़ा था, कि उसने एक फरमान जारी किया था ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, जिसमें कि उसने कुछ एग्जेम्पशंस दिए थे फॉर ट्रेडिंग इन बंगाल एंड बिहार एंड उड़ीसा एंड ऑल दीज प्लेसेस। ओके, बट स्टिल इट वाज ट्रेड ओनली। बट यूरोपियंस के आने के कारण सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि चूंकि वहां पर उस टाइम पर रेनेसां के आफ्टर इफेक्ट्स थे, इस कारण से वहां पे काफी सारे मिलिट्री इन्वेंशंस और कमर्शियल इन्वेंशंस, साइंटिफिक इन्वेंशंस, ये सब हो रहे थे। इस कारण से दे केम विद अ न्यू ज़ील। ओके, एंड इस नई ज़ील के साथ एक पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगा। पहले पोर्चुगीज आए, इवेंचुअली ब्रिटिश आए, और हम ये देखते हैं कि जिन चीजों में मुगल एम्पायर को काफी टाइम लगा, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द नेक्स्ट फॉर्मिडेबल पावर इन इंडिया एट दैट पॉइंट टाइम वर मराठास को भी जिन इश्यूज के कारण वो भारत में एक पूरा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, उन चीजों को पढ़ के, समझ के, देखकर यूरोपियंस ने काफी अच्छी तरीके से उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपने खुद के एम्पायर के लिए वहां के बीज उन्होंने डाल दिए। ओके, जो कि हमें आगे भी दिखते हैं। और अपफ्रंट होके यूरोपियंस कभी भी नहीं लड़ते थे, बट वो लोग अलायंसेस और अलग तरह की फंडिंग और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, इन सब के थ्रू एक ऐसा एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे जिसमें कि हमेशा एक अनरेस्ट रहे, जिससे कि ब्रिटिशर्स को भी बहुत घाटा हुआ, मुगल्स को भी काफी घाटा हुआ, और उनका जो डिक्लाइन था, डिसइंटीग्रेशन था, ये जो है ये एक्सेलरेट होता चला गया। सो दीज आर कपल ऑफ कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। और हम ये देखते हैं कि चाहे वो औरंगजेब की नीतियां हो, चाहे उसके बाद नोबल्स का तरीका हो, वहां पे नोबल्स की जो कारकर्दगी है वो है, चाहे वो यूरोपियंस का एडवेंट हो, चाहे वो यूरोपियंस का आना हो, चाहे वो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो, इस सब के कारण एक बहुत ही माइटी एम्पायर जो था वो खराब होता चला गया, डिसइंटीग्रेट होता चला गया, और इवेंचुअली खत्म हो गया। और 1857 में दो, कह सकते हैं, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह टू, लेकिन ये एक बहुत ही फास्ट स्टेटमेंट है। अगर हम देखेंगे तो 1740s 50s से ही मुगल एम्पायर जो था वो मुगल एम्पायर कहलाने लायक तो कहीं से भी नहीं था दूर दूर तक। इवन 1803 में भी जब पेंशनर बन गए थे वो, तब भी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो ये कुछ रीजंस थे जिस कारण से कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गया। अब ये एक जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम यहाँ पर एक तरीके से खत्म हो गया है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, कुछ भी है इस तरीके का, तो ऑफ कोर्स यू कैन कम अप विद देम एंड वी कैन आंसर देम अकॉर्डिंगली। और आगे चल के हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, थोड़ा मराठास और ये सब टॉपिक हम देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।